तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3ds Max के बेसिक रेंडर करने के टेक्निक के बारे में। तो देखिए ऑलरेडी हमने 3ds Max सीखना शुरू कर दिया है और अगर आप उन लोगों में से हैं जो 3ds Max सीख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके हर एक वीडियो को सीक्वेंस में देखें ताकि आप 3ds Max को अच्छे से सीख सकें। बट अगर आप अचानक यहाँ पहुंचे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 3ds Max का इस चैनल पे मैं अभी लगातार वीडियो लेकर के आ रहा हूं ताकि आप इस पे काम कर सकें। और इसमें ही आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे कि रेंडर करने के क्या तरीके होते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा वीडियो होने वाला है और आप इसे ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रेंडरिंग होता क्या है इस चीज को समझ लें। अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट तैयार करता हूँ और उसके बाद अगर मैं शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पैनल ओपन हो चुका है जिस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। और ये जो आप देख रहे हैं टीपॉट, वो वही है जो अभी हमने सीन पे क्रिएट किया। तो ये जो प्रोसेस मैंने किया, इस प्रोसेस को कहते हैं 3ds Max में रेंडरिंग। अब इसको किस तरीके से करना है इस पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि आप सब अपना जो सीन है ना उसको पूरी तरीके से तैयार कर लें। तो जैसे यहाँ पे अभी मैं चलता हूँ और एक रिसेंट पे जाकर के एक सीन तैयार कर लेता हूँ या सीन को ओपन कर लेता हूँ। चलिए अभी ये बेडरूम का सीन है, ये मैंने ओपन कर लिया। ओके, अब मुझे इसको रेंडर करना है, यानी मैं चाहता हूं कि इसका एक जेपीजी आउटपुट सेव करना, यानी एक इमेज को मुझे सेव करना है। तो उसके लिए मुझे जाना होगा रेंडरिंग मेन्यू पे और यहाँ पे लेना होगा रेंडर सेटअप। अब देखिए रेंडर सेटअप पे आने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। शुरुआत में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख लें ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। दूसरा जो काम करना है उसमें आपको ये समझना है कि रेंडरर होते हैं 3ds Max में। अब ये जो रेंडरर हैं आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने सॉफ्टवेयर के साथ कौन कौन से रेंडरर इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। तो पहला तो आप देख रहे हैं क्विक सिल्वर हार्डवेयर रेंडरर, तो ये 3ds Max इंस्टॉल करते ही अवेलेबल होता है, तो आपके भी सॉफ्टवेयर के साथ ये आपको मिलेगा। सेकेंड है ART रेंडरर, अगेन ये भी आपको 3ds Max के साथ अवेलेबल होता है। तीसरा आप देख पा रहे होंगे स्कैनलाइन रेंडरर, ये भी 3ds Max के साथ अवेलेबल होता है। फिर आप देख पा रहे हैं व्यू फाइल रेंडरर, ये भी अवेलेबल होता है। बट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कोरोना, तो कोरोना जो है ये एक प्लगइन है जो मैंने इस पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे वीरे 6 आपका हॉट फिक्स 3 या फिर वीरे 6 GPU हॉट फिक्स 3, ये भी अगेन वीरे प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको अवेलेबल होगा। और लास्ट आता है अर्नोल्ड, तो अर्नोल्ड भी आपको बाय डिफॉल्ट 3ds Max इंस्टॉल करते ही मिलता है, तो ये भी आपके सॉफ्टवेयर के साथ आप अभी आपके सिस्टम पे अवेलेबल होगा। तो चलिए अभी हम लेके चलते हैं स्कैनलाइन रेंडरर को। तो मैंने जैसे स्कैनलाइन लिया, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो टैब है इसमें बदलाव आता है। एक बार वापस से चेंज करते हैं। अभी मैं अर्नोल्ड लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन, अर्नोल्ड रेंडरर, सिस्टम, AOV, डायग्नोस्टिक्स और अर्काइव और डीनॉइजर, इस तरीके से ऑप्शन मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं स्कैनलाइन ले लूँ तो आप देखेंगे कॉमन, रेंडरर, रेंडर एलिमेंट, रे ट्रेसर और एडवांस लाइटिंग के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो जैसा रेंडरर आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको टैब मिलने वाला है। सेकंड, ये जो कॉमन टैब है इसको आप अच्छे से समझें क्योंकि हर एक रेंडरर पे ये टैब आपको कॉमनली मिलेगी, इसलिए इसका नाम कॉमन टैब है। तो यहाँ पे कॉमन टैब में आप ये डिसाइड करते हो कि आपको एक सिंगल इमेज निकालना है या फिर आप चाहते हो एक वीडियो आउटपुट निकालना। जैसे कि अगर मैं रेंज ले लेता हूँ तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे एनिमेशन का कहाँ से कहाँ तक का फ्रेम मुझे रेंडर करना है। या फिर अगर मैं फ्रेम्स का ऑप्शन लेता हूँ तो सेलेक्टेड फ्रेम को रेंडर कर सकता हूँ। ये सारे सेटिंग्स यहाँ पे हैं, डिटेल में हम आगे देखेंगे। पर फिलहाल आपने ये समझ लिया कि आप टाइम आउटपुट पे जाकर के सिंगल या सीक्वेंस रेंडर करने का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एरिया टू रेंडर है और यहाँ पे आउटपुट का साइज है। आउटपुट का साइज मतलब रेंडर करने के बाद जो जेपीजी आप सेव करेंगे वो किस साइज में रहने वाला है। तो अगर मैं इसको 90/20/1080 कर दूं तो मेरे जेपीजी इमेज का जो साइज है वो 90/20/1080 पिक्सल का रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बाकी सेटिंग्स है जिसको हमें यूज करना होता है। फिर रेंडरर है, रेंडर एलिमेंट है, इन सबको भी हम यूज करते हैं, बट आगे आने वाली वीडियोस में इसको देखेंगे। चलिए अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अगले पार्ट पे आते हैं, वो है आपका डिफाइनिंग एनवायरनमेंट एंड बैकग्राउंड। तो देखो अभी अगर मैं रेंडर करता हूँ इसको, जस्ट शिफ्ट क्यू किया मैंने और ये बता रहे यू आर रेंडरिंग अ सीक्वेंस विद नो असाइंड फाइल नेम। तो अभी हम ये शो कर रहे हैं कि हम सीक्वेंस को रेंडर कर रहे हैं। तो अभी मैं चेंज कर लेता हूँ रेंडरिंग, रेंडर सेटअप, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ
सिंगल। अब अगर मैं रेंडर करूं तो आप देखेंगे वो ऑप्शन जा चुका है। दूसरा, हमारा जो फाइल है वो रेंडर हो चुका है और रेंडर होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके सेव इमेज आप कर सकते हैं, यानी अपने फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आके मुझे जेपीजी ले लेना है और अपने फाइल का एक नाम दे देना है। चलिए ठीक है, इसको अभी कैंसिल करता हूँ। अब हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट यानी बैकग्राउंड पे कैसे काम करें। तो अभी आप देख रहे हैं पीछे जो बैकग्राउंड का कलर है वो ब्लैक है। सपोज आप किसी और कलर को यूज करना चाहते हैं तो आप रेंडरिंग मेन्यू पे आए और एनवायरनमेंट के ऑप्शन में चले आए। आप चाहें तो शॉर्टकट की याद करके चल सकते हैं, जो कि है 8। ओके, तो एनवायरनमेंट पे आते हैं और बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ। चलिए अभी के लिए मैं ग्रीन ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे जो व्यू पोर्ट है वहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है और रेंडर करने पे भी जो बैकग्राउंड का कलर है वो ग्रीन हो जा रहा है। इसके अलावा आप चाहें तो एनवायरनमेंट मैप पे जाके आप किसी इमेज को बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो हम इस पे आ चुके हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बिटमैप। इसके बाद बिटमैप पे जाके आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे वो इमेज आपको बैकग्राउंड पे दिखाई देगा। इसके अलावा एक्सपोजर कंट्रोल है और बाकी सेटिंग है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका रेंडरिंग करते समय यूज़ होने वाला पैनल है। तो आप इसको अच्छे से देखें, यहाँ तक कि जो सेटिंग मैंने आपको बताई उसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, उसको थोड़ा और डिटेल में समझें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम इसको और डिटेल में जानेंगे और भी अलग अलग तरीके से इस पर काम करेंगे। तो आई होप कि आप यहाँ तक अगर इस वीडियो में आ चुके हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर जाएंगे, साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप देख सको। बाकी मैं मिलता रहूँगा आपसे, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।